आज हमने न्यूटन रैप्सन मेथड से पढ़ना स्टार्ट करना है। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी इस मेथड को पढ़ा होगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं और हमने कैलकुलस में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सबको डिस्कस करना है, तो इस वजह से मैं कैलकुलस में न्यूटन रैप्सन मेथड आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो मेन आपका काम क्या है, आपने जाहिर बात है क्वेश्चंस तो नहीं करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है इनके काफी लेंथी होते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के। आपको बस ये पता होना चाहिए इसकी कन्वर्जेंस के बारे में, कि बाकी मेथड से कैसे कन्वर्जेंट ये करता है। ये थोड़ा बहुत आपको इसके रूट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए कि इसको क्यों यूज करते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन या प्रॉब्लम आप लोगों के करने के लिए नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं। न्यूटन रैप्सन मेथड में असल में होता ये है कि हम एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स। फंक्शन यानी आपको क्वेश्चन गिवन होगा, आपने क्या करना है, आपने उस क्वेश्चन की यानी जो आपको फंक्शन गिवन होगा आपने उसका ग्राफ प्लॉट कर लेना है। तो देखें जैसे यहाँ पे उसने कर्व ले लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी उसने खुद से कोई भी आर्बिट्रेरी एफ ऑफ एक्स का एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, आपने क्या करना है, हम इसका रूट फाइंड करते हैं। आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस किया तो आपको पता है कि हम रूट्स फाइंड करने के लिए सारे मेथड अप्लाई करते हैं। रूट हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का मतलब कि जब क्वेश्चन में हम वो वैल्यू पुट करते हैं रूट की तो आंसर 0 के इक्वल आता है, तो हम कहते हैं कि वो उसको सेटिस्फाई करता है। तो वो जो नंबर होता है जो कि आंसर 0 लेके आता है उसे कहते हैं कि वो उसका रूट है। जैसे यहाँ पे उसने रूट को आर से रिप्रेजेंट किया है। तो देखें ग्राफ में उसने हमें शो करके बताया है कि ये जो आपके पास आर है ये इसका रूट है। ये उसने वैसे ही फिग वाइज बताया है। अदरवाइज क्वेश्चन में तो जाहिर बात है हम ना ही कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं ना ही इस तरीके से कोई टेंजेंट ड्रॉ करके चेक करते हैं। ये जस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए है कि न्यूटन रैप्सन मेथड शॉर्ट में क्या है। अब देखें कर्व उसने ड्रॉ की थी। अब आर हमने वो पॉइंट फाइंड करना है कि जो रूट का पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है। तो वो रूट का पॉइंट फाइंड करने के लिए ये जो पूरी कर्व है इसके हर हिस्से पर हर छोटे छोटे पार्ट पे आपने क्या किया, आपने पॉइंट बना लिए खुद से। बहुत सारे डॉट्स ले लिए स्मॉल स्मॉल। आपने उन डॉट्स के ऊपर क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। तो जैसे कि इसने यहाँ पे जो है वो ब्लैक कलर से जो है टेंजेंट हमें एक पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करके बताई है। और ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस पे कट कर रही है। अब ये जो पॉइंट होगा ये वाला, इसको हम आइट्रेशंस के जरिए लेंगे। आपको पता है कि हम मेथड में क्या करते हैं, इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, यानी आइट्रेशंस लेते हैं। और वो जो 1 2 3 4 वैल्यूज होती हैं वो यही एक्स एक्सिस के पॉइंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे इसने x1 का नाम दिया है। अब ये जो पॉइंट है वो क्या करेगा, वो इस पॉइंट की वैल्यू को, जो कि हमारा फंक्शन है या फंक्शन जिसके लिए हमने जिसके ऊपर हम न्यूटन रैप्सन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या करेगा, वो वहां पर x1 की वैल्यू को पुट करेगा। और पुट करने के बाद आंसर उसका जाहिर बात है कुछ ना कुछ आएगा। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने एक और पॉइंट खुद से उठाया, देखिए यहाँ पे उसने क्यू ले लिया और उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रा की। तो इसका मतलब ये है कि हम जो है वो टेंजेंट काफी सारी ड्रॉ कर सकते हैं। यानी देखिए यहाँ पर है, आपने पी पे ड्रॉ, फिर आप इधर भी कर सकते हैं इधर भी कर सकते हैं, मतलब साथ साथ जितने भी आप चाहें काफी सारे पॉइंट्स बना सकते हैं। यानी आप आइट्रेशंस बहुत सारी ले सकते हैं, इसका मतलब ये है। अब इस तरीके से आप टेंजेंट ड्रॉ करते जाएंगे तो आप यहाँ पे क्या गौर करोगे, आपने देखा कि ये जो आपके पास पॉइंट है वो यहाँ पे है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इधर आ जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता टेंजेंट आप देख रहे हो आपकी आर की तरफ जा रही है। यानी जो x1 x2 x3 की वैल्यूज हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इस पॉइंट आर को अप्रोच कर रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो बिल्कुल इसके नियर में एक नेबरहुड टाइप बन जाएगा, यानी इसके पास तकरीबन हमें कोई पॉइंट मिल जाएगा। और वो जो पॉइंट होगा वो सबसे मिनिमम पॉइंट होगा, समझे 0.009 या कुछ इस तरीके से पॉइंट होगा। मतलब कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो कि 0 को अप्रोच करेगा, और ये ऐसा पॉइंट होगा जिसको अगर हम क्वेश्चन में पुट करेंगे आंसर हमारा 0 आ जाएगा, यानी हमें रूट मिल जाएगा, हमारा फंक्शन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये पूरा काम जो है वो हम न्यूटन रैप्सन मेथड के क्वेश्चंस में करते हैं, जिसको आप प्रॉब्लम्स के जरिए सॉल्व करते हैं। तो नीचे एग्जाम्पल भी दी हुई है, एग्जाम्पल में भी आपने यही किया। आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ था और आपने कोई इंटरवल 1 से 3 तक ले लिया।
मेथड मैं हल्का सा बता देती हूँ, वैसे आपने क्वेश्चंस तो नहीं करने, बट इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कि न्यूटन-रॉप्सन मेथड का ये जस्ट फॉर्मूला है, और आई होप सो आपको ये ज़बानी याद ही होगा, क्योंकि सबसे पहले पहले न्यूमेरिकल एनालिसिस में इसी को ही हम पढ़ते हैं, न्यूटन-रॉप्सन को। आपने सिंपल फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे, और एन की वैल्यूज आपको पता है हम 0 से स्टार्ट करते हैं और अप टू सो ऑन ले सकते हैं, और नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते, इस चीज का भी आपको आइडिया है। क्वेश्चन में ये होता है कि आपने एक फंक्शन ले लेना है और आपको इंटरवल दिया होगा, जैसे यहाँ पे 1 से 3 है। आपने क्या करना है, आप इंटरवल की वैल्यूज, आपको पता है 1 से 3 के दरमियान में कितने पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट हैं, एक 1, एक 2 और एक 3। आपने 1 2 3 को अपने क्वेश्चन में पुट करना है। क्वेश्चन में पुट करने के बाद आपको कोई ना कोई आंसर मिलेगा। वो जो आपको आंसर मिलता है, आपने उसमें से देखना होता है कि कौन सा आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर मिल रहा है, यानी आपने पॉजिटिव नेगेटिव को देखना होता है। तो ये नेगेटिव वैल्यू है, ये भी नेगेटिव है, तो आपने नेगेटिव नेगेटिव नहीं लेनी, ऑपोजिट साइन लेने हैं हमेशा। तो सपोज किया कि मैंने ये वो दो ऑपोजिट साइंस ले लिए हैं, अब यानी कि आपका इंटरवल अब 2 से 3 के दरमियान में रिवॉल्व करेगा। अगर आपको याद हो तो बाइसेक्शन मेथड में भी कुछ इस तरीके से करते थे। यहाँ पे उसने यही बताया है कि f50 and f3 are opposite sign, so there is a root between 2 and 3, let us take x not is equal to 2। तो यानी हमने खुद से कुछ नेगेटिव पॉजिटिव ले लिए। आप जो है वो इसको और इसको भी ले सकते हैं, बट हम क्या करते हैं, नियरेस्ट वाला पॉइंट लेते हैं, क्योंकि ये दो आपस में बिल्कुल नेबर में है, नजदीक आ रहे हैं, तो इस वजह से हमने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया था। दूसरा वाला था तो सही नेगेटिव, लेकिन वो दूर था, हमने इसलिए उसको नहीं लिया। तो जितना हम पास लेंगे उतनी हमें जो है वो यहाँ पे जो हम रूट निकाल रहे थे उसके नियर वाली वैल्यूज हमें मिलेंगी, जितना हम पास पॉइंट लेते जाएंगे। फिर इस तरीके से क्या करते हैं, हमने वैल्यू ले लिया है, फिर उसके बाद आपके पास जो फॉर्मूला है, सिंपल आपने फॉर्मूले में पहले एक्स नॉट को 2 फिक्स कर दिया, आपने 2 फिक्स किया क्वेश्चन के अंदर। फिर सिंपल आपके पास जो है एक रिकर्सिव इक्वेशन बन गई है। अब इस रिकर्सिव फॉर्मूले में आपने सिंपल जो है आइट्रेशन पुट करना स्टार्ट कर देनी है। एन को आपने 0 रखा, जब आपने 0 रखा आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब ये जो आपके पास फ्रेश वैल्यू आई है, आपने उसको उठा के अपने नेक्स्ट जो आपके पास रिकर्सिव फॉर्मूला था उसमें आपने पुट की, फिर आपके पास ये आंसर आ गया। फिर अब ये जो आंसर आए इसको उठा के आपने x3 की वैल्यू में पुट करना है। तो यानी जो आपके पास फ्रेश आंसर आ रहा होता है, आपने उसको अपने रिकर्सिव फॉर्मूला में पुट करना है। ये चीज आपने याद रखनी होती है कि जो फिलहाल वाली वैल्यू आ रही है उसको आपने जो है अपने रिकर्सिव फॉर्मूला में पुट करनी है। पुट करने के बाद आप फिर रुक जाते हैं, और कहाँ पे रुकते हैं, जब आपके पास सेम वैल्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए ये भी सेम आ रही है, x3 की भी x4 की भी सेम आ रही है, तो सेम सेम पे आप रुक जाते हैं, क्योंकि आपको पता है सेम सेम आने स्टार्ट हो गई हैं। तो उसका मतलब हम हमारा जो रूट है हम उसके बिल्कुल अब करीब आ गए, बिल्कुल नेबर में आ गए हैं, और ये हमें इतना ही आंसर देगा, उससे मैक्सिमम आंसर हमें नहीं दे पाएगा। तो सिंपल वर्डिंग में हम कहते हैं कि ये 0 के इक्वल तो नहीं है, बट उसके अप्रोक्सीमेट है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस को तो हम पढ़ते भी इसलिए थे कि अगर कोई आपके पास ऐसा फंक्शन आ रहा है जिसकी आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, तो अक्सर लोग कहते हैं कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, बट साइंटिस्ट ने उसके लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस मेंशन की कि न्यूमेरिकल एनालिसिस हमें एग्जैक्ट आंसर तो नहीं देती, बट अप्रोक्सीमेट आंसर दे देती है। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है हमारी, तो इस वजह से आप देखोगे कि यहाँ पर हमेशा पॉइंट में आंसर होगा, और साथ अक्सर अप्रोक्सीमेट का वर्ड भी यूज किया हुआ है। वैसे ये इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आपने इतना क्वेश्चन नहीं देखना, हल्की सी थ्योरी और मेन मेन बात जो है वो इसकी पढ़ लीजिएगा। वैसे जो न्यूटन राप्सन मेथड है ये काफी फास्ट कन्वर्जेंट मेथड है। अक्सर ये पूछा जाता है कि किस टाइप का मेथड है, तो ये काफी फास्ट कन्वर्ज करता है बाकी मेथड के निस्बत। अब नेक्स्ट आगे हमारे पास है लेबनिज रूल। अब लेबनिज रूल के भी वैसे अपने क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी है इसके, तो आई होप से वो पूछेगा तो नहीं, बट क्योंकि कभी मैंने देखा भी नहीं है कि इसकी कोई प्रॉब्लम लेबनिज की आई हो। अगर आ भी जाती है तो कोई स्टेटमेंट उसने पूछ ली होती है, ये फॉर्मूला इसका पूछा होता है कि लेबनिज रूल कौन सी डेरिवेटिव के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो जो लेबनिज रूल है ये हम डेरिवेटिव के प्रोडक्ट रूल के ऊपर अप्लाई करते हैं। यानी आपको खुद देखें कि अगर आप y की वैल्यू किसी क्वेश्चन में ले लें, यानी u ओवर v है, तो ऐसी टर्म के ऊपर आप लेबनिज रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब लेबनिज रूल जो है वो प्रोडक्ट डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल के ऊपर अप्लाई करते हैं। उसके अलावा हम क्वेश्चन के ऊपर या कोई भी और शक्ल की अगर टर्म आ रही है उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो थोड़ी सी वो स्टेटमेंट से कोई चीज पूछ लेता है कि अगर आपके पास y u v है तो u v किस चीज का फंक्शन है, यानी किसके ऊपर डिपेंड करता है, x के ऊपर डिपेंड करता है या y के ऊपर डिपेंड करता है, अक्सर ये आ जाता है। तो ये x के ऊपर डिपेंड करता है, यानी x के फंक्शन है ये। एंड बोथ पोजेस डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर, देन ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास लेबनिज रूल का है।
नेबलिस रूल में y की पावर n इज इक्वल टू डी एन ओवर डी एक्स एंड y इज इक्वल टू y की वैल्यू सिंपल आपने पुट की है, आपने क्या करना है इसका nth डेरिवेटिव लिया, तो nth डेरिवेटिव को का ये फॉर्मूला जिसको उसने कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले की सूरत में लिखा है nc0 u की पावर एन वी प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट में आपका पता है जब एन सी एन लिखते हैं तो अगर n है तो वो डाउन हो जाएगा और v की पावर में अगेन n आ जाएगा। तो सिंपल बस जैसे इसका फॉर्मूला प्रिपेयर करें, क्वेश्चन इसके आप मत कीजिएगा, ऐसे टाइम भी वेस्ट होगा और कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ सिविरल वेरिएबल्स। अभी हमने जितना भी काम किया था वो हमने सिंगल वेरिएबल के ऊपर किया था, यानी हमने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए अपना सारा काम किया था। ये आपके पास फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल है, क्योंकि आपने देखा था कि यहाँ पे जो y है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो यानी फंक्शन में सिर्फ एक ही नंबर है, तो सिंगल वेरिएबल हम इसे सिंपल वर्डिंग में कहते हैं। और जब वो सेवरल वेरिएबल का जिक्र करता है तो इसमें क्या कंडीशन एक्स्ट्रा होती है, इसके साथ y आ जाता है, यानी फंक्शन अब दो नंबर्स पे डिपेंड कर रहा है कि एक्स पे भी वाई पे भी, और इस वाई की जगह पे जेड आ जाता है, तो यानी आपके पास अब वेरिएबल ज्यादा हो गए हैं, तो इसे कहा जाता है फंक्शन ऑफ सिविरल वेरिएबल। अब हमने क्या करना है, ये जो फंक्शन ऑफ सिविरल वेरिएबल है हमने इसके ऊपर अब लिमिट अप्लाई करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, और काफी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर भी हम आएंगे कि इसके ऊपर कैसे अप्लाई किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे सिंपल ये कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई है, वैसे देख लीजिएगा, इतना खास प्रॉपर्टी नहीं है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं तो उन दो वेरिएबल के ऊपर कैसे हम जो है वो एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं, जैसे फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल में था, सेम डबल के लिए भी सेम वही काम है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है, बस आपने छोटी ब्रैकेट में जो है वो क्या किया, एक्स वाई लिखा, बाकी बिल्कुल ही सेम है, ये कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आई होप सो ये आपको याद करने में इतना मुश्किल नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट में हमारे पास अब नेक्स्ट में यहाँ पे सिंपल उसने क्या बताया, कुछ डेफिनेशन बताई है एक ओपन एंड क्लोज रेक्टेंगल की, बहरहाल इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ना कभी पूछी है ये, वैसे टोपोलॉजी में हम ओपन इंटरवल जैसे क्लोज इंटरवल कर चुके हैं, ये वैसे ही है, बट इसको रहने दीजिएगा। नेक्स्ट हम अब करने लगे हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी। इसकी हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब सिंपल हमारे पास क्या होगा, जैसे आपने पीछे सिंपल कंटिन्यूटी पढ़ी थी, आपने सिंगल वेरिएबल्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, सेम आपने अब यहाँ पे डबल वेरिएबल के लिए भी इसको करना है। तो डबल वेरिएबल में हमारे पास क्या होता है, डबल वेरिएबल में बस आपको क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का दिया होगा, इस टाइप का दिया होगा, जैसे देखिए क्वेश्चन लिखा है चेक वेदर के इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। आपको यहाँ पे दिया है एक्स वाई जीरो जीरो, यानी एक्स की वैल्यू जीरो है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर फर्स्ट में जाएगा और सेकंड की वैल्यू सेकंड को जाएगी, तो वाई भी जीरो है एक्स भी जीरो है। अगर आपको याद हो तो ये आपने पढ़ा होगा पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 1 में, वो जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो चैप्टर स्टार्ट ही ऐसे होता है कि उसमें पहले लिमिट और कंटिन्यूटी की ही प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको देख के वही याद आ रहा होगा, तो अगर आप इधर कर लेंगे इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेंगे तो आपको जो है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत इजी रह जाएगा, क्योंकि वहां पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है इससे रिलेटेड। अब सिंपल आपने इसकी लिमिट कैसे चेक करनी है, अगर आपके पास x की वैल्यू जीरो है, इधर y की जीरो है, हो सकता है x की वैल्यू आपको 2 दी हो, तो आपने सिंपल x की जगह पे 2 लिखना है, और y की जगह पर जो भी वैल्यू दी है, अगर फॉर एग्जांपल 3 दिया हुआ है तो आपने x की जगह पे 2 रखा, y की जगह पे 3 रखा, सिंपल इसमें बस वैल्यू पुट कर दी, जो भी आंसर आ गया वो आपका रिजल्ट है। अब ये सिंपल क्वेश्चन करने में तो मुश्किल बिल्कुल नहीं होता, टफनेस कब आती है, जब हमारे पास जीरो जीरो आ जाए, क्योंकि खुद सोचें एक्स भी जीरो है वाई भी जीरो है, ये भी जीरो हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन जाती है, अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है, और इस फॉर्म के ऊपर आप जो है वो डेल हॉस्पिटल रूल कोई भी ऐसी चीज अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप उसने यहाँ पर एक मेथड दी है, इसका नाम उसने यही कहा है कि रूल फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो यानी आपके पास जो फंक्शन है वो कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब आपके पास एक तो वैल्यू जीरो जीरो होगी, तो ऐसे टाइम पे क्वेश्चन आप जाहिर बात है सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आपने वहां पे सॉल्व करने के लिए उसे स्ट्रेट लाइन कंसीडर करना है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि आपने सवाल के अंदर y इज इक्वल टू एम एक्स को पुट करना है, आपको पता है दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो आपने y की जगह पे जब mx रखा, जब आपने सिंपल इसको सॉल्व किया तो आपके पास आपने देखा ये फंक्शन बन गया।
अब आपने देखा कि ये m के ऊपर पूरी वैल्यू डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब m की वैल्यू अगर मैं चेंज करती जाऊं, जैसे यहाँ पे देखो उसने m को 1 रखा है और इधर -1 रखा है, तो आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो आंसर अगर डिफरेंट आते जाएंगे तो आप कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और अगर आंसर सेम आ जाए तो आप कहोगे कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब सेम कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखा हुआ था और मैंने कोई ऐसी प्रॉब्लम ली जिसको मैंने सॉल्व किया, तो मेरे पास यहाँ पे x आ गया, या फॉर एग्जाम्पल y भी आ गया, तो मैंने m को नहीं देखा, मुझे सिंपल लिमिट गिवन थी कि x 0 को है। जब मैंने पूरा सॉल्व कर लिया और पूरा सॉल्व करने के बाद मेरे पास x बच गया है, और जब मैंने x को लिमिट दी है तो x मेरे पास पूरा 0 हो गया, तो इसका मतलब ये फुल फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट हमारे पास क्या होगी? 0 होगी। ये मैं प्रॉब्लम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप एक्सरसाइज करेंगे, जाहिर बात है मैंने तो एक्सरसाइज सॉल्व की हुई है, तो आप जब देखेंगे तो आपको ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ेंगी। इसलिए मैं यहीं पे बता रही हूँ कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो फंक्शन कैसे जो है वो कन्वर्ज करेगा। या इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा, आपने देखा कि यहाँ पे एक्स वाई 0 0 है, जब आपने यहाँ पे पुट किया तो ये 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिंपल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। इसको या तो मैं स्ट्रेट लाइन के मेथड से सॉल्व करूंगी या सर्कल के मुताबिक सॉल्व करूंगी। सर्कल का मतलब यहाँ पे क्या है? देखें, आपको पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट आर के इक्वल होता है। तो अगर आपके पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए जिसमें नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, तब आपने उसको अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, सर्कल के जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है आपने वो पुट करनी है। वो पुट करने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास लिमिट का कोई ना कोई आंसर आएगा, कोई फाइनाइट आंसर होगा, 1 2 3 0 कुछ भी हो सकता है। तब आप कहोगे कि आपके पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है और कोई ना कोई नंबर आ रहा है। तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता दूं कि क्वेश्चन कैसे होंगे। क्वेश्चन आपको कोई दिया होगा और वो 3 तरह का होगा। सिंपल, या तो आपको एक्स वाई की कोई ना कोई वैल्यू दी होगी, जैसे 3 4 5 6 कुछ ना कुछ दी होगी, तो आप सिंपल जब यहाँ पर पुट करेंगे कोई ना कोई नंबर आ जाएगा, 6 7 8 10 12 कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो ये सिंपल जो है वो स्टेप 1 है आपके क्वेश्चन का, कि आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड, आपको इस तरीके का क्वेश्चन गिवन होगा कि बटे में आपको एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र गिवन हो सकता है, या अंडर रूट भी हो सकता है, या सिंपल एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र भी लिखा हुआ है। तो तब भी आपने जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन सर्कल के यूज करनी है, यूज करके उसका आंसर निकालना है। लेकिन अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, या आपको आप जब पुट कर रहे हो कुछ ना कोई आंसर नहीं आ रहा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है? तो आपने ये जो लाइन वाली इक्वेशन है इसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप इससे भी कर लें, वैसे तो इससे भी कर लें, आंसर आपका इक्वल ही आता है। लेकिन अगर किसी को नहीं याद आ रहा है मेथड, या बिल्कुल भी माइंड में नहीं आ रहा कि कैसे किया था, तो वो दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकता है, आपकी मर्जी है। अब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको दोनों तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपने सेकंड मेथड भी उसके ऊपर अप्लाई करके देखना है क्या उससे लिमिट उसकी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो सिंपल ये लिमिट था कि लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं सिविरल वेरिएबल के ऊपर। अब हम जाएंगे कंटिन्यूटी के ऊपर। सेम वही सिंगल वाले की डेफिनेशन है सिंगल वेरिएबल की, बस आपने डबल में क्या करना है? वेरिएबल दो कर दिए, एक्स वाई, और इधर आपने ए भी ले लिया। बिल्कुल वही डेफिनेशन है कि आपके पास जो एफ ऑफ ए है, यानी आंसर आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और दूसरा ये चीज इक्वल होनी चाहिए। सेम वही बात है। अब सिंपल कंटिन्यूटी आपने क्या करना है? अपनी लिमिट फाइंड करनी है। अब इसका मेथड भी पीछे वाले की तरह है। आपने सिंपल क्या किया, जैसे ये देखिए एग्जांपल उसने दी हुई थी यहाँ पे, उसने क्या बताओ इसकी कंटिन्यूटी 0 0 के ऊपर। तो जब मैंने क्वेश्चन को देखा तो क्वेश्चन देखने से मुझे आइडिया हुआ कि जब मैंने 0 0 पुट किया ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकती। तो मैंने भी जाहिर बात है नॉन एग्जिस्टेंस का मेथड यूज किया, मैंने इस रूल को यूज किया। इस रूल में मैंने देखा कि नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसके ऊपर जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं अप्लाई करती, तो इसका मतलब अब तीसरा मेथड मेरे पास लास्ट बच गया है कि मुझे स्ट्रेट लाइन की वैल्यू ही पुट करनी होगी। तो जब मैंने वो वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद मैंने जब इसको सिंपल सॉल्व किया आपने, तो आपके पास सी आंसर आ गया। तो आपने देखा कि यहाँ पे फंक्शन जो है वो एम पे ही डिपेंड कर रहा है, तो यानी एम की डिफरेंट वैल्यू उसके लिए डिफरेंट आंसर आएगा। यहाँ पे ना ही कोई एक्स आया ना ही कोई वाई आया, कोई वेरिएबल नहीं आया कि ये पूरा नंबर फाइनाइट हो जाए और लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, बल्कि यहाँ पे सिंपल एम ही आ गया, और एम तो कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, और एम की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट आंसर आएगा। तो इसका मतलब हमें अलग अलग आंसर नहीं चाहिए, लिमिट एक पॉइंट को कन्वर्ज नहीं कर रही, डिफरेंट पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इट मीन्स ये फंक्शन जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस नहीं होगा।
ये आपने लिमिट और कंटिन्यूटी को देखा। अब हम आने लगे हैं पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि काफी जगह पर पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज ओडीई, व्हाट इज पीडीई। वैसे तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको पढ़ेंगे ही लाजमी, बट फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास कोई भी ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं। डेरिवेटिव एक जो है वो फंक्शन के भी हो सकते हैं, ज्यादा के भी हो सकते हैं। यानी जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हम विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर वेरिएबल्स भी ले सकते हैं, एक और एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ओडी में हम आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स लेते हैं, यानी कि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट होता है, जो ऑफिशियल बुक में ये डेफिनेशन लिखी होती है। और पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, हमारे पास जो डेरिवेटिव लेते हैं वो एक और एक से ज्यादा वेरिएबल के लिए होता है, यानी एक्स वाई जी इतना मोर वेरिएबल्स में आ जाता है, तो उसे पीडी कहते हैं। फिलहाल तो हमने जस्ट जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में पढ़ना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव को सारी बात है आपको पता है पार्शियल से डिनोट किया जाता है। थोड़ा सा आपको इशू आएगा, कब आएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का पता होना चाहिए। यहाँ पे सिंपल उसने बस क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। अब थोड़ा सा ये चीज याद रखिएगा कि इस डी वाले डेरिवेटिव में और पार्शियल वाले में क्या फर्क है। ये जो हमारे पास डी वाला डेरिवेटिव है, ये डी वाला डेरिवेटिव जो होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सिंपल इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स और y ऑफ x, यानी इसमें जो हमने सेकंड वेरिएबल लिया y वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो x के ऊपर डिपेंड करता है। यानी ये जो डी वाला डेरिवेटिव है ये x पे भी करता है और y के ऊपर। यानी जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हम एट अ टाइम दोनों वेरिएबल्स को मद्देनजर रखते हैं। लेकिन जब हम पार्शियल की बात करते हैं तो पार्शियल में हम क्या करते हैं, पार्शियल में हम एक जो हमारे पास वेरिएबल है उसे कांस्टेंट कंसीडर करते हैं और विद रिस्पेक्ट टू सेकंड के जो है वो डेरिवेटिव लेते हैं। ये भी हम एक प्रॉब्लम करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखें ये क्वेश्चन एक उसने दिया हुआ है जी। अब उसने क्या किया, उसने इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई डेरिवेटिव लिया है, पार्शियल डेरिवेटिव लिया है। तो जब उसने इसका सिंपल डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव में उसने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब ये है कि एक्स वाले का आप डेरिवेटिव ले लोगे और सेकंड वाली टर्म यानी जो वाई है वो कांस्टेंट रहेगा। देखिए हमने वाई का फर्दर डेरिवेटिव नहीं लिया, हमने उसे एज अ कांस्टेंट कंसीडर किया। तो देखें एक्स स्क्वायर का 2x आ गया और इसको सिंपल एफ ऑफ एक्स यानी बेस में एक्स भी लिखा जाता है। और अगर अपने वाई के रिस्पेक्ट लेना है तो आपने उस टाइम पे एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखना है। तो देखिए यहाँ पे उसने एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, साइन स्क्वायर वाई का उसने सिंपल फॉर्मूला पुट किया। आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल उसने बस फॉर्मूले की वैल्यू पुट की, तो कि साइन वाई और कॉस वाई है। यानी देखिए 2 स्टार्ट में आ गया और साइन वाई आ गया और साइन का फर्दर डेरिवेटिव कॉस वाई आ गया। तो उसने सिंपल डेरिवेटिव लिया और डेरिवेटिव लेके ये आंसर आ गया। तो इसको हम एफ ऑफ वाई भी लिखते हैं। उसने फिर यही लिखा है कि होल्डिंग एक्स कांस्टेंट, तो यानी सेकंड वाले को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। असल में सिंपल डेरिवेटिव जैसे कि आपको पता है, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम अगर स्लोप का आपने पढ़ा है कि डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। किसी भी जो आपके पास कोई भी स्लोप है, आप स्लोप फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने ये देखें, मैंने कहा कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मैंने वाई ले लिया, और मैंने कहा कि ये जो मेरे पास पॉइंट है ये 5 है। ये मैं खुद से आर्बिट्रेरी ले रही हूँ। और मैंने क्या करना है, मैंने स्लोप फाइंड करना है इस टेंजेंट का। तो आपको पता है डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो अब खुद सोचें कि ये मेरे पास सर्कल की इक्वेशन है, अगर मैं इसका स्लोप फाइंड करना चाहूँ तो मैं डी वाई बाई डी एक्स लूंगी। ठीक है, वो मुझे पता आइडिया है मुझे। अब ये तो मैंने स्लोप फाइंड करने के लिए यूज सिंपल कर लिया। और अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं खुद से अपनी मर्जी से तो वो होगी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 5। मैंने 5 खुद से कोई नंबर लिया था आपको समझाने के लिए कि इसका रेडियस मैंने 5 ले लिया। तो सिंपल अगर आप डेरिवेटिव इसका लेते हो डी वाई बाई डी एक्स, तो आप इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, इसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे और 5 वो खत्म हो जाएगा। अब हम उसमें क्या करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में, ये जो हम पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं ये डिफरेंशियल कैलकुलस का टॉपिक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करते हैं तो हम इसको लिखते हैं 2x dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जरा बता 5 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने इसमें सिंपल डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली है। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई आ जाएगा। तो इसका मतलब स्लोप फाइंड करने के लिए अब जो आपके पास फॉर्मूला होगा वो ये होगा इस टाइम पे। एक्स और वाई की वैल्यू आप ले लें खुद से, 3 ले लें, इधर 4 ले लें, जो भी वैल्यू आप लेंगे।
अब ये जो भी आंसर यहाँ पर आएगा -x/y पे, तो वो आपके पास ये जो स्लोप है इसका टेंजेंट होगा। लेकिन जब हम उसमें जाते हैं, पार्शियल के अंदर जाते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव को देखेंगे, तो हम इस कंसेप्ट से परे हट के एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है हम 3D प्लेन में उसमें चले जाते हैं। तो सपोज किया कि आपके पास कोई, आपने जो है वो पैराबोला ले ली है, तो मैंने सपोज किया, अब ये सोचेगा कि ये पैराबोला 3D में मैं बना रही हूँ। अब ये 3D में आपने पैराबोला ले लिया, तो होता ये है कि हम, अब ये आप खुद देखें, इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इधर भी पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट ऐसे सर्कल में पॉइंट्स लगे हैं, और आप उसके हर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहे हो ताकि आप स्लोप फाइंड कर पाओ। तो सपोज किया कि मेरे पास मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, अब मैंने इसके ऊपर एक स्लोप ऐसे ड्रॉ की है, ठीक है, एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, मैं इसको स्लोप निकालना चाह रही हूँ। तो अब आप खुद सोचें, आपने ये टेंजेंट ड्रॉ की है, आप इसका एक्स एक्सिस के साथ क्या लोगे? एक्स एक्सिस के साथ आप इसको सॉल्व करना चाहोगे, यानी एंगल आप इसके साथ लोगे। ये समझे एक्स एक्सिस है, वो मैंने बताया कि चलो ये वाई एक्सिस था। अब ये जो पैराबोला थी, अब देखें ये टेंजेंट बना रही है, अब ये एंगल एक तो एक्स के साथ भी बना रही है, जाहिर बात है 3D में है, और ये जी के साथ भी बना रही होगी, क्योंकि हम 3D में बात कर रहे हैं। तो अब देखें एट अ टाइम हम दो एंगल का सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैंने एक एंगल को सॉल्व करूंगी जो कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, और सेकंड वाला जो भी एंगल है उसको मैं कांस्टेंट रखूंगी, तो तभी मैं एक जो टेंजेंट की वैल्यू निकाल पाऊंगी। और दूसरे टाइम पे अगर मैं इस एंगल इसके साथ लेती हूँ, तो मुझे एक्स को कांस्टेंट रखना होगा। तो ऐसा अगर मैंने कर लिया, तो मैं क्या कर पाऊंगी, मैं ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप निकाल पाऊंगी 3D के अंदर। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करते हैं। आपने भी यहाँ पे देखा कि हम क्या करते हैं, जब एक्स का लिया तो हमने वाई को कांस्टेंट रखा, और जब हमने वाई का लिया तो हमने एक्स को कांस्टेंट रखा था। तो यानी हमने एक को कांस्टेंट रखा और दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू सॉल्व किया। तो इस वजह से यहाँ पे हमें पार्शियल डेरिवेटिव की जो है वो जरूरत पेश आई थी। अब ये जो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, उसने सेम यहाँ पे यही बात की है, ये शेप बना के जरिए बता, ये 3D में बताना चाह रहा है। और जो मैंने आपको पैराबोला के दे के समझाया, आपने उसी कॉन्सेप्ट को जो है वो लेके चलना और फर्दर यूज करना है। यहाँ पे उसने सिंपल बताया है कि आप डबल टाइम पार्शियल डेरिवेटिव ले सकते हैं, यानी पार्शियल एफ पार्शियल एक्स है, तो आपको पता है इसे एफ एक्स लिखते हैं, अगर आप इसके ऊपर अगेन एक्स अप्लाई करो तो आप डबल एक्स लिख सकते हो। जहां तक मेरा ख्याल है आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के आए हैं, ये आपके लिए बिल्कुल बच्चों वाली बात होगी कि अगर एक आपके पास एक्स के रिस्पेक्ट है तो उसको वाई के रिस्पेक्ट एक्स वाई और वाई एक्स भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आई थिंक आपको तो ये वैसे इजीली समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल में आपने सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। उसने कहा फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। आपके पास जी इक्वेशन गिवन थी, आपको पता है नेचुरल लॉग दिया हुआ और बटा है, तो उसका मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल हम डिवीजन को हटा के माइनस लिख सकते हैं। उसने कहा था कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करो, तो हमने सिंपल जो है वो एक्स के रिस्पेक्ट इसको एक बार ले ली, सॉल्व कर लिया, और एक बार वाई के रिस्पेक्ट सॉल्व कर लिया। सिंपल, उसने बस पार्शियल डेरिवेटिव लेने का कहा है और कुछ भी नहीं कहा होगा। ये सिंपल, जहां तक मेरा ख्याल है आप लोग ले सकते हैं, इससे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इस प्रॉब्लम में। अब इस तरह से उसने बताया कि ये बताओ कि ये जो हमारे पास पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई है, ये पार्शियल स्क्वायर जी वाई एक्स के इक्वल है कि नहीं है, यानी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं। तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, उस प्रॉपर्टी को आपने बताना है। तो इसमें आपने पहले जो है अपनी मर्जी से डेरिवेटिव ले लिया, पहले आप बेशक वाई का ले लें फिर एक्स का ले लें, और नेक्स्ट में पहले आपने वाई का लिया और एक्स का लिया, तो आंसर इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव आप चाहे वाई का लो एक्स का लो, या एक्स का वाई का लो, आंसर आपके पास इक्वल आएगा। यानी जो आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के नीचे वेरिएबल हम लिखते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं आपस में। सिंपल, यहाँ पे भी आप देखोगे आंसर आपका इक्वल आएगा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। अब नेक्स्ट में वो थोड़ी सी बात करता है लेप्लास इक्वेशन की, कि लेप्लाशियन ऑपरेटर भी अक्सर इसे कहा जाता है, जो कि आपने टेंसर मैंने पढ़ाई थी उसमें आपने पढ़ा था कि जो है डेल्टा स्केयर एफ इज इक्वल टू जीरो भी से कहा जाता है, और इसको ग्रेडियंट कहते हैं हम लोग, ये आपको याद होगा टेंसर में। तो लेप्लाशियन इक्वेशन कौन सी होती है? पार्शियल स्क्वायर एफ ऑफ पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल स्क्वायर पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सिंपल, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया फिर सेकंड अगेन डेरिवेटिव लिया, और जब आपने इसको सॉल्व किया और आंसर अगर जीरो के इक्वल आ जाता है तो आप कहते हो कि आपके पास वो लेप्लास इक्वेशन है। अगर जीरो के इक्वल नहीं आता तो आप कहते हो कि वो इक्वेशन लेप्लास इक्वेशन नहीं है। आपने असल में सिंपल क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज आएगी, आपने उसकी जस्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट में क्या है, डिफरेंशियबिलिटी है। अब यहाँ पे उसने थोड़ा सा डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बता दिया कि वो क्या चीज है। यहाँ पे उसने एक कॉन्सेप्ट यूज किया इम्प्लिसिट फंक्शन का। एक आपको पता है एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, ये सेकेंडरी की मैथमेटिक्स की बुक में है। इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में उसने यहाँ पे सिंपल बताया है कि ये क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन आपके पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि यहाँ पे जरिए बता दो वेरिएबल की बात कर रहा है वो,
इसका फॉर्मूला ये होता है इम्प्लिसिट फंक्शन का। असल में आपके पास कोई क्वेश्चन दिया होता है, जैसे ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप यहाँ से y की वैल्यू अलग कर पाओ यानी निकाल पाओ सेपरेट, तो आप कहते हो कि फंक्शन आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन है। और अगर हम y की वैल्यू अलग नहीं कर पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखें y की वैल्यू हम सेपरेट कर सकते हैं, ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब हम इसको y की वैल्यू सेपरेट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। और एक्सप्लिसिट में क्या होता है, ये आपस में मिक्स होते हैं नंबर्स। तो जब नंबर्स आपस में मिक्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है साइन एक्स वाई, ठीक है, अब ये जो साइन उसने लिखा हुआ है अंदर उसने एक्स वाई लिखा है, आपको पता है कि हम यहाँ से अब अगर मैं y की वैल्यू अलग करना चाहूँ तो मैं अलग नहीं कर पाऊंगी, तो इसका मतलब ये इम्प्लिसिट फंक्शन सॉरी एक्सप्लिसिट फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे उसने सिंपल बस इम्प्लिसिट के बारे में बताया है कि आपने क्या किया, ये एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 रखा, तो यानी यहाँ से आपने सिंपल y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकालने का जो है वो ये फॉर्मूला है माइनस, ये एफ ऑफ एक्स का मतलब है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, और ये जो बेस में लिखा है एफ वाई, इसका मतलब है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। सिंपल अगर आप इसके बारे में सोचें तो उसने क्या किया, उसने सिंपल आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ था उसने उसका डेरिवेटिव ले लिया है। इसको अक्सर इसकी कैलकुलेशन बुक में दी होती है, वो कुछ इस तरीके से होता है कि वो यहाँ पे लिख देते हैं कि पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, इधर लिख देते हैं डी एक्स ओवर डी, नीचे अगेन वो डी एक्स लिख देता है। बट आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल बस फॉर्मूला आपको आपने तैयार कर लिया, आपको ये खुद समझ आ जाएगा। नीचे अगेन यहाँ पे एक्स लिया होता है और इधर लिखा होता है डी वाई बाई डी एक्स, यानी आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है इसका क्या कर लिया, डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव आपने लिया इसका, तो जब आपने डेरिवेटिव लिया यहाँ पे, तो जब आप डेरिवेटिव लोगे आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अलग कर लेनी है, ये सारी बातें 1 हो जाएगा, ये चीज 1 हो जाएगी क्योंकि खत्म हो जाएगा ये, और डी बाई बाई डी एक्स की वैल्यू को जब आप निकालेंगे सेपरेट करेंगे तो ये नीचे आके डिवीजन में आ जाएगा, यानी ये चीज आपके पास आप देखोगे अगेन फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से निकाला जाता है। तो फॉर्मूला आपने याद रखना इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए। प्रॉब्लम्स को आपने सेम ऐसे सॉल्व करना है, यहाँ पे देखें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, आपने इसी फॉर्मूले को यूज करके इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेके सिंपल क्वेश्चन में पुट करेंगे, तो आप क्या कर पाएंगे, इसको इम्प्लिसिट फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे। अब आपका काम ये है कि आपने एक्सरसाइज करनी है, ये फर्स्ट सिंपल लिमिट के क्वेश्चंस हैं, तो 5 तक तो सिंपल आपने बस एक्स और वाई को वैल्यू देनी है, आंसर आपका आ जाएगा। 6 से 10 में आपने जो है वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को यूज करना है, क्योंकि ये आपके पास फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, या आप सर्कल की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है उसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपनी कंटिन्यूटी की कुछ प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगी, वो आप सॉल्व करेंगे, या आपने उसके बाद ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, यानी बस आपने सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव ही अप्लाई करना है। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं जिससे आपको पार्शियल डेरिवेटिव को समझने में इजी हो जाएगा कि कैसे इम्प्लिसिट फंक्शन हम फाइंड करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में।